नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है प्राकृतिक संपदा। हमारी ये जो प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, जो हमें बाय नेचर मिली है, जिसके लिए हमें अगर देखें तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। हमें बहुत कुछ एक नेचुरल रिसोर्सेस मिल रहे हैं, जैसे पेड़ है, वायु है, हमारी नदियां हैं, ओशंस हैं। तो इस प्रकार कितनी चीजें एक अगर हमें देखें बाय नेचर में हमें या प्रकृति से हमें मिली है। तो ये जो हम ये सब चीजें जो मिली हैं, इनको हम कहते हैं प्राकृतिक संपदा। आज से हम लोग इसी के ऊपर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग सबसे पहले अपनी बुक खोलकर देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं और हमें इसके बारे में थोड़ा सा पहले क्या क्या जानकारी रहनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, आपकी बुक आपके पास है, तो चलिए खोल लेते हैं अपनी बुक। आप अपनी खोलें, हम अपनी खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, हम लोग पृथ्वी इंग्लिश में से अर्थ बोलते हैं, हिंदी में से पृथ्वी बोलते हैं। ये एक प्लेनेट है, ये एक ग्रह है। आप जानते हैं ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, है ना, ये हमारे विभिन्न ग्रह हैं। उसमें पृथ्वी भी जो है वो एक ग्रह है। इसका अर्थ है, ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा ही प्लेनेट है, एक ये ऐसा ही ग्रह है। हमारे जितने 8 प्लैनेट्स के बारे में हमें मालूम है, अब नए सिस्टम में प्लूटो को हम ऐसे प्लेनेट नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो जितने हमारे ग्रह हैं, जो अब 8 हो गए हैं, तो यहाँ एक यही ग्रह है जहाँ पे जीवन है। हाँ, हमारे एक रिसर्च चल रही है और ऐसा लग रहा है कि किसी और ग्रह पर भी जीवन हो सकता है, लेकिन अभी हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम ये मानते हैं अभी तक के टाइम में कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। और ये जो जीवन है वो विभिन्न कारकों के ऊपर डिपेंड है। हम देखते हैं कि हमें एक जीवित रहने के लिए हमें वायु भी चाहिए, हमें जल भी चाहिए, हमें भोजन भी चाहिए, है या नहीं है? 3 ये मेन चीजें चाहिए हमें। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट कारक जो हैं इस धरती पर, वो जो है हमारा जो जीवन है वो इन कारकों पर एक डिपेंडेंट है। इनमें से अगर एक भी चीज की कमी हो जाएगी तो जीवन अगर कहें उस पर एक क्या है, एक टेंशन सी आ जाएगी, मींस एक वो एक खतरे में आ जाएगा। और ये जो है हम ये भी जानते हैं कि जीवन के लिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जल भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें एक प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप ये मार्क भी कर सकते हैं, जीवन के लिए परिवेश, ताप, जल तथा भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं होगा तब भी हमारे जीवन को खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गर्मी हुई, आप देखें कि टेम्परेचर इतना के बॉइलिंग टेम्परेचर पे हो जाए। अभी जब हमारा गर्मियों में करीब 40-45 का टच करता है तो हम लोग कितना बुरा हाल हो जाता है। और यही अगर सोचिए 60-70 पर जाएगा तो क्या होगा। उसी प्रकार अगर हम माइनस में देखते हैं तो हाँ, जो हमारे ग्लेशियर्स है वहां पे क्या होता है, -50 तक, -40 तक टेम्परेचर जाता है। लेकिन वहां पे देखते हैं लोग रहते नहीं है, और अगर थोड़े बहुत अगर हम देखते हैं आर्कटिक जोन्स में, जो अगर हमें बहुत बर्फीले जगह लोग हैं तो हमें वहाँ पॉपुलेशन भी कम मिलती है और उनका जीवन यापन भी एक कठिन है। तो जो एक हम अपने एक नॉर्मल टेम्परेचर में अपना एक जीवन निकाल रहे हैं, उन एरियाज में हाइक रहना कठिन हो जाएगा। तो अगर हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर या तो बहुत अधिक ठंडा हो जाए या बहुत अधिक गर्म गर्म हो जाए तो क्या होगा, जीवन पर एक खतरा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि हमारे ये जो इस पृथ्वी पर जितने भी उपलब्ध हमारे ये सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है। और यही सूर्य की ऊर्जा से अगर कहें तो हमारा जीवन चल रहा है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से ही एक टेम्परेचर मेंटेन है, सूर्य की ऊर्जा से ही पौधे अपना भोजन बना पा रहे हैं,
और उन पौधों से हम अपना भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं। और फिर अगर हम देखें तो हमारा पूरी एक फूड चेन है, पौधे हैं तो एक प्रकार के जंतु हैं, उन जंतुओं को जो और बाकी जंतु उन जंतुओं को खाते हैं। जैसे अगर जो हिरन है वो घास खाता है और फिर शेर हिरन को खाता है, तो अगर घास नहीं होगी तो हिरन नहीं रहेंगे, हिरन नहीं रहेंगे तो शेर भी नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी पूरी एक फूड चेन एक बनी हुई है और उसमें हम देख रहे हैं सूर्य भी एक बहुत मुख्य भूमिका निभा रहा है, एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, जिससे एक जीवन यापन चल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हम सूर्य को भी अगर देखें तो सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है वो भी एक जीवन के लिए एक हमारे लिए बहुत आवश्यक तत्व है। अब अगर हम देखते हैं पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी है, तो यहाँ हम देखते हैं ये स्थल, जल एवं वायु है। तो मीन्स हमें लैंड भी चाहिए, हमें जल भी चाहिए, हमें वायु भी चाहिए, है या नहीं है? कि हमें पृथ्वी पर एक अपना पैर रखने की भी जगह चाहिए, क्योंकि हम लोग का शरीर या कितने और जंतु हैं जो धरती पर चलने वाले हैं। पशु पक्षी हवा में उड़ते हैं लेकिन उनको कभी तो जमीन चाहिए होती है बैठने के लिए। वह जल में भी हमारे जीव रहते हैं, लेकिन क्या हम उस प्रकार से जल में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। या अगर जल खत्म हो जाए तो जल में रहने वाले जीव क्या धरती पर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो ये हर जगह देखते हैं तो हमारा चाहे स्थल है, चाहे जल है एवं वायु है, तो ये हमारे एक पृथ्वी की में देखते हैं, ये एक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस है जहां पर जीवन चल रहा है। इसके साथ आपको ये बताया जा रहा है कि जो हमारी पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। तो ये भी मार्क कर लीजिए, इसमें आपके ये जो चैप्टर है मैं आपको थोड़े नोट्स भी दूंगी, लेकिन बुक में भी हम काफी पॉइंट्स मार्क करेंगे, क्योंकि आप बुक से भी पढ़ के उनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये जो है ये पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका 75% भाग क्या है, वो जल का है। और ये जल हमें विभिन्न रूपों में मिलता है। ये जल हमें भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। हम जो एक हमारे जितने ट्यूब वेल्स हैं या कुएं खोद रहे हैं या हैंड पाइप है, वो क्या है, वो भूमिगत जल से ही तो वो वाला जल हम निकाल रहे हैं। तो ये है, और इन सभी को हम जलमंडल कहते हैं। तो यहाँ जो है आप ये जो है, एक तो हमने स्थल मंडल की बात करी, एक हम जल मंडल की बात कर रहे हैं जिसमें हमें जहाँ से हमें जल प्राप्त हो रहा है। और जो अब हम वायु पर आते हैं तो वायु जो है वो एक पृथ्वी को उसने कंबल की भांति ढक रखा है। तो पृथ्वी का चारों ओर क्या है, वो वायु से घिरा हुआ है और इसे हम कहते हैं वायुमंडल। तो हम देख रहे हैं स्थल मंडल भी आ गया है, जल मंडल भी आ गया है और ये वायुमंडल भी आ गया है। तो मैं आपका ये जो है इसको हम मार्क कर लेते हैं दूसरे कलर से, ठीक है? तो आप पहचान पाएंगे सब ये कौन से 3 मंडल हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है? अब जो हम देख रहे हैं जितना भी जीवन है वो कहाँ पाया जाता है, वो यहाँ इन 3 अवयवों में प्रेजेंट है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हमें जल में भी जीवन मिल रहा है, हमें वायु में भी जीवन मिल रहा है जो पशु पक्षी उड़ रहे हैं, और एक हमें भूमि जो है हमारी, अगर हम कहें जो स्थल मंडल है वहां पर भी अगर देखें तो सबसे अधिक जीवन वहां हमें देखने को मिलता है। ये जो अब हम देख रहे हैं कि ये अगर एक जो आपका एक वर्ड पढ़ने में आ रहा है, जीवन को आश्रय देने वाला, तो ये एक टाइप का आश्रय है, मीन्स एक हमारा सपोर्ट सिस्टम है। तो जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा, जहां वायुमंडल, स्थल मंडल तथा जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीव मंडल कहते हैं। तो इसको मार्क कर लीजिए, इसको हम दूसरे कलर से मार्क करते हैं। अगर आपके पास हाइलाइटर्स हैं तो आप उनसे भी मार्क कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये एक
ब्रैकेट्स लगा सकते हैं कि आप ये पहचान पाएं कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करे हैं। तो यहाँ देखिए कि ये जो एक पूरा जो जीव मंडल है, तो जीव मंडल का अर्थ है हम स्थल मंडल की भी बात कर रहे हैं, हम वायुमंडल की भी बात कर रहे हैं और हम जल मंडल की भी बात कर रहे हैं। और जो सजीव है वो जीव मंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। तो जितने भी सजीव हैं, अब हम दूसरा देखिए, सजीव और उसके साथ निर्जीव घटक भी होते हैं जैसे वायु, जल और मृदा। तो यहाँ ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपका ये जो चैप्टर है इसमें हर लाइन अपनी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही है, और याद रखिएगा इसको। तो हमारे अगर हम देखें, हमारे जीव मंडल में दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, एक निर्जीव घटक होता है। जैविक घटक तो जो जीव हैं वो बना रहे हैं, और निर्जीव घटक वायु, जल और मृदा बनाते हैं। अब जो है हम इनके, हमारा चैप्टर इन्हीं को ही डिटेल में समझने का है कि कैसे हमारा एक वायुमंडल में का कार्य है, कैसे हमारा स्थल मंडल है, और किस प्रकार हमारा एक ये जल मंडल है। तो इन सबको हम जैसे जैसे आगे सेशंस में चलेंगे समझते चले जाएंगे। तो आज का टाइम अब हो रहा है आज के नोट्स देखने का। चलिए देखते हैं अपने नोट्स। जीवमंडल पृथ्वी का यह घेरा जहां वायुमंडल, स्थल मंडल तथा जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीवमंडल के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको नोट्स में भी दे दिया। जैविक तथा निर्जीव घटक, सजीव जीवमंडल के जैविक सजीव जो है वो जीवमंडल के जैविक घटक को बनाते हैं, और वायु, जल और मृदा जीवमंडल के निर्जीव घटक को बनाता है। ये याद रखिएगा, ये मैंने आपका बुक में भी मार्क करवाया है या आपको नोट्स रूप में भी दे दिया है। तो जब आप बुक में आपने मार्क कर रखा है तो आप उस जब बुक पढ़ेंगे उससे याद हो जाएगा, नहीं तो अपने नोट्स से भी आप याद कर सकते। तो बच्चों, आज के हमारा सेशन इंट्रोडक्टरी जैसा हर बार होता है। हमने ये समझा हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारी प्राकृतिक संपदा क्या है। यही है जो हमारे तीन मंडल हमें मिल रहे हैं, वायु, स्थल और जल। अब इनको हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।